नीट स्पेशल सीरीज का आज वीडियो नंबर 5 है और आज हम लोग हाइड्रोजन को पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे इस एक वीडियो में। एनसीईआरटी को हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। तो एटॉमिक नंबर तीनों में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का तीनों में 1 1 1 है और मास नंबर प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3 है। तो एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, जिसमें ट्रिटियम वाला जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम वाला पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब डाई हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? तो डाई हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, लगभग 70% ऑफ टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। अब हम डाई हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड है लैब मेथड। लैब मेथड में क्या होता है कि हम जिंक के साथ एक बार एसिड को ट्रीट करते हैं और एक बार बेस को ट्रीट करते हैं। तो जब जिंक को हम H2SO4 मतलब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा जिंक सल्फेट और साथ में डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। वैसे ही अगर जिंक को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो सोडियम जिंकेट और साथ में डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं डाई हाइड्रोजन को। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा डाई हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर लेना है। सिंपल रिएक्शन था ये। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन से भी बना सकते हैं। तो ब्राइन में देखिए एक्वस NaCl को हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक एक्वस का मतलब क्या हो गया? वाटर, जो कि H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। मतलब H पे हमारा कटायनिक वाला पार्ट, OH पे हमारा अनायन वाला पार्ट। वैसे ही Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज। मतलब हमारा Na जो है वो कटायन है और क्लोरीन जो है वो हमारा अनायन है। तो कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन जाकर चिपक जाता है और उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एनोड पे हमारा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और फिर हमारा NaOH इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है, जो कि pH वैल्यू को इंक्रीज करता है और ये रिएक्शन जो है बेसिक हो जाता है। ठीक है, अगला है कि हम स्टीम बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। तो जब हम कोक को स्टीम से ट्रीट करेंगे, टेम्परेचर होना चाहिए 1270 केल्विन और कैटलिस्ट हमारा निकेल होना चाहिए। तो हमारा मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इसी मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन को हम वाटर गैस या फिर सीन गैस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीन गैस हम किसको बोलते हैं? तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे हुआ था? तो कोक को जब हम स्टीम से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल। अब देखिए, उसी कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा वाटर गैस या फिर सीन गैस में जो फॉर्म हुआ था उसको हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन क्रोमेट। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, साथ में डाई हाइड्रोजन फॉर्म होता है और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं शिफ्ट रिएक्शन। और ये रिएक्शन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, शिफ्ट रिएक्शन याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमारा मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है, डाई हाइड्रोजन फॉर्म होता है। अब देखिए कि अगर डाई हाइड्रोजन को जब हम हेलो ग्रुप मतलब X2 क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम डाई हाइड्रोजन को X2 से ट्रीट करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म होता है। ठीक है, और X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हेलो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट। अब जब हम डाई ऑक्सीजन से डाई हाइड्रोजन को ट्रीट करेंगे तो हमारा वाटर फॉर्म होता है। ठीक, अब हम डाई नाइट्रोजन से जब ट्रीट करेंगे डाई हाइड्रोजन को तो हमारा अमोनिया फॉर्म होता है और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये सारे सिंपल रिएक्शन है। अब मेटल से जब हम डाई हाइड्रोजन को ट्रीट करते हैं तो हमारा मेटल हाइड्राइड फॉर्म होता है। ये भी सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये सब। अब देखिए कि जब हम रिएक्शन कराएंगे मेटल आयंस के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ, तो देखिए जब मेटल्स आयन के साथ जब हम हाइड्रोजन को
डाईहाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये मेटल जाके इसका रिडक्शन हो जाता है, मतलब H2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब डाईहाइड्रोजन जो है वो हमारा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। कब? जब हम इसको मेटल आयन से ट्रीट करा रहे हैं। वैसे ही मेटल ऑक्साइड से डाईहाइड्रोजन का रिएक्शन कराएं तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके ये कॉपर बन गया और ये H2 का हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब H2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब कभी भी हम उसको मेटल से या फिर उसके ऑक्साइड से ट्रीट कराएंगे। आगे देखिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हम ऑर्गेनिक में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी हम अल्कीन को डाईहाइड्रोजन से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो हमारा क्या होता है कि अल्कीन से डायरेक्ट हम अल्केन बना देते हैं। इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन चिपका देते हैं, मतलब हमारा अल्कीन से अल्केन बन जाता है। अब देखिए कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स टू अल्डिहाइड क्या है। तो देखिए अल्कीन्स को जब हम डाईहाइड्रोजन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होता है कि ये H प्लस और CHO में डिसोसिएट होता है। तो फिर से हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और एक जगह H दे देंगे और दूसरे जगह CHO दे देंगे, मतलब हम अल्कीन से अल्डिहाइड बना देंगे। अब हाइड्राइड्स क्या होता है? तो जब कभी भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हाइड्राइड बनाता है। तो हाइड्रोइड के भी टाइप हैं जिसमें सबसे पहला आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड्स। तो ये आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड जो है वो फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, मतलब पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट, मतलब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप के एलिमेंट ये हाइड्राइड मतलब आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इनमें फॉर्म नहीं करता। मतलब अभी हम ये बोले कि पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट फॉर्म करते हैं आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड, लेकिन उनमें से भी 3 एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये आयनिक और सैलाइन हाइड्राइड नहीं फॉर्म करते। दूसरा है हमारा कोवैलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड। तो कोवैलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड 13th ग्रुप के एलिमेंट जैसे BH3 एग्जाम्पल के लिए, BH3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है एज अ डाइबोरेन, मतलब B2H6 की तरह। ये हमेशा B2H6 में ही एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण। ठीक है। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब कि इसके ज़रूरत के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। फॉर एग्जांपल 14th ग्रुप के एलिमेंट जैसे हमारे पास ये मीथेन है, इसके सारे ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। चौथा है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। रिच कहने का मतलब कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ऐसे कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं? तो 15th ग्रुप के एलिमेंट वाले, 16th ग्रुप के एलिमेंट वाले और 17th ग्रुप के एलिमेंट वाले। इसका एग्जाम्पल है NH3, वाटर और HCl। अब देखिए मेटेलिक और नॉन स्टियोकेमिस्ट्रिक इंटरस्टियल हाइड्राइड क्या है। तो ये फॉर्म्ड होता है D और F ब्लॉक के एलिमेंट के द्वारा, फॉर्म्ड बाय 3rd ग्रुप टू 12th ग्रुप, मतलब तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक ये फॉर्म होते हैं। उसमें भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। वो क्या है वो देखिए हाइड्राइड गैप केस से, कि ग्रुप नंबर 3 से 5 तक सारे एलिमेंट फॉर्म करेंगे हाइड्राइड्स। 3, 4, 5 के सारे एलिमेंट फॉर्म करेंगे हाइड्राइड, लेकिन 6th वाले में केवल और केवल क्रोमियम फॉर्म करेगा। उसके नीचे मॉलिब्डेनम आता है, वो फॉर्म नहीं करेगा। फिर 7th, 8th, 9th ग्रुप वाले एलिमेंट हाइड्राइड नहीं फॉर्म करेंगे और फिर से हमारा 10, 11, 12 वाला सारा एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्म करेगा। ठीक है। तो हाइड्राइड गैप हम इसी को बोलते हैं। हम अभी ऊपर बताए थे कि 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के सारे एलिमेंट फॉर्म करते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि 7, 8, 9th वाले में से कोई भी एलिमेंट फॉर्म नहीं करेगा। और 6th ग्रुप में से केवल और केवल एक एलिमेंट है, वो है क्रोमियम, जो कि ये मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म करेगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड इन दिस हाइड्राइड, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो मेटेलिक हाइड्राइड में सूट नहीं करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देखिए, तो वाटर के पास 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड,
मतलब अगर इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। sp3 हो गया मतलब बेंट स्ट्रक्चर है इसका, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाटर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे ये पूछा जाएगा, और ज्योमेट्री क्या होगी ये भी पूछा जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो होता है वो बॉन्डिंग होता है। हम 4 मोल ऑफ वाटर लिए हुए हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसा होता है, तो इट विल बी लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है वो मैक्सिमम 4 डिग्री पे होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो सबसे पहला है हमारा एम्पोथेरिक नेचर। तो देखिए, वाटर को जब हम एसिड से ट्रीट कराएंगे तो वो H3O पॉजिटिव साथ में Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वाटर को जब हम अमोनिया से ट्रीट कराएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन साथ में NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पोथेरिक नेचर ही हो गया ये वाटर का। अब रिडॉक्स रिएक्शन हम देखेंगे जो कि वाटर को इन्वॉल्व करता है। तो जब कभी भी हम वाटर को सोडियम से ट्रीट करा रहे हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया और साथ में डाईहाइड्रोजन, मतलब क्या कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ वाटर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो सोडियम को। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। फिर अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। F2 को यहाँ से रिड्यूस करके ये HF- में बना दे रहा है। इस पे अभी 0 चार्ज था, अभी -1 आ गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो वाटर हाइड्रोलाइसिस होता है ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म देयर एसिड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको देखते हैं। जब हम P4O10 को वाटर से ट्रीट करेंगे तो वो अपना एसिड बना लेगा, H3 अपना एसिड H3PO4 बना लेगा। वैसे ही SO3 को जब हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो वो भी अपना H2SO4 एसिड बना लेगा। फिर SiCl4 को वाटर से ट्रीट करेंगे तो वो SiO2 प्लस HCl में बदल जाएगा। अब देखिए, वाटर हाइड्रोलाइसिस कार्बाइड्स, हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स एंड फॉस्फाइड और सम मेटल विथ लाइब्रेशन ऑफ C2H2, NH3 एंड PH3। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि जब हम CaCO2 को वाटर से ट्रीट कराएंगे तो ये तो C2H2 में बदलेगा ही, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। फिर CaH2 को वाटर से ट्रीट कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में डाईहाइड्रोजन फॉर्म किया। फिर Al को वाटर से ट्रीट किए तो हमारा NH3 साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। और Ca3Pa को जब हम वाटर से ट्रीट किए तो हमारा फॉस्फाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। तो ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो देखिए, हार्ड वाटर जो है वो डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सॉफ्ट, मतलब वो छाछ नहीं बनाता, और सॉफ्ट वाटर जो है वो इजिली बना देता है। तो यही डिफरेंस है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में। नाउ अब इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर क्या होता है, तो देखिए, हार्ड वाटर जो है वो अनसुटेबल होगा लॉन्ड्री के लिए, ठीक है। अब इसमें जो फेमस एक रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो जो मेटल है उसको अगर हम सोप से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से ये Na वाला पार्ट हट जाता है और ये पूरा पार्ट बन जाता है। मतलब ये जो, अगर हम सोप के फॉर्मूले को C17H35COO लिखे तो इस पूरे पार्ट को हम R से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, R2 और साथ में M। और ये M क्या होगा, तो कैल्शियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो 2 टाइप ऑफ हमारा हार्डनेस होता है, एक टेम्पोररी और दूसरा परमानेंट। तो टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होता है, तो ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो इन दोनों के कारण ही होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण, या फिर कैल्शियम CSO4 या फिर MgSO4 के कारण होता है, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा। अब रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कि बॉइलिंग। तो इसको जब हम हीट कर देंगे तो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर चला जाएगा। फिर वैसे ही इसको भी आप हीट कर दीजिए तो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर खत्म हो सकता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सुटेबल फॉर रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपको दोनों ये याद रखना पड़ेगा, और उसको अगर हम हीट करेंगे तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसी में दूसरा मेथड है हमारा क्लार्क्स मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा क्लार्क्स मेथड, और क्लार्क्स मेथड को अब हम देखते हैं। ठीक है, तो क्लार्क्स मेथड में क्या होता है कि हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, उससे जब ट्रीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में ट्रीट बदल जाता है। तो इस तरीके से भी हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। इसी का एक और इक्वेशन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर से स्लैग लाइम से ट्रीट किए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर में बदल गया। तो क्लार्क्स मेथड से क्या होता है, तो हम टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाते हैं, दोनों में हम दोनों कार्बोनेट और को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि हम कैसे रिमूव करेंगे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को। तो सबसे पहला है कि कैल्शियम क्लोराइड को आप वॉशिंग सोडा से ट्रीट कीजिए तो वो आपका सोडियम क्लोराइड में साथ में कार्बोनेट में बदल जाएगा। और दूसरा है कि मैग्नीशियम सल्फेट को आप फिर से वॉशिंग सोडा से ही ट्रीट कीजिए। Na2CO3 को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हमको वॉशिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर हमको टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर हटाना है तो क्लार्क्स मेथड होता था, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाना है तो हमारे पास क्लैगेंस मेथड है। तो ठीक है, तो क्लैगेंस मेथड में जो हमारा एजेंट होता है उसका नाम क्या है वो देख लीजिए। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मेटल, और वो भी मेटल कौन सा, तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसमें होता क्या है कि ये जो सोडियम का यहाँ 4 आयन है वो यहाँ से 2 निकल जाता है और 2 बच जाता है जो कि मेटल के साथ कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, तो क्लैगेंस मेथड में क्या था हमारा एजेंट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, और उसको हम मेटल किससे ट्रीट कर रहे थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो 2 आयन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट में से निकल गया सोडियम का, और मेटल जो है वो इससे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्लैगेंस मेथड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहला मेथड है कि अगर हम बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई कर दे और फिर एक्सेस ऑफ वाटर को हम रिमूव कर दे, कैसे, इवापोरेशन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या हम बोले कि बेरियम पेरोक्साइड को अगर हम किससे ट्रीट करें, एसिड से ट्रीट करें, H2SO4 क्या है, एसिड है, तो हमारा बेरियम सल्फेट साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में वाटर बनता है, और उस वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं इवोपोरेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का। देखिए दूसरा मेथड जो है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने का, कि अगर हम एसिडिफाइड सल्फेट का ऑक्सीडेशन कराएंगे, एसिडिफाइड सल्फेट का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा पेरोक्सी डाइसल्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, पेरोक्सी डाइसल्फेट फॉर्म होगा, और इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। फिर से सुनिए, अगर हम एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का, ये एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो पेरोक्सी डाइसल्फेट बनेगा, और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड देखिए कि अगर हम 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल को, अगर हम ये इसको काट दीजिएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल को अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो तीनों मेथड हम देख लिए जो कि एनसीईआरटी में लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है, सॉरी,
ये एनसीईआरटी में लिखा है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन प्लेनर। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये दोनों जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर नॉन प्लेनर, तो हम बता सकते हैं कि वो नॉन प्लेनर होता है। ठीक, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये कहता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड की तरह भी काम करेगा, बेसिक की तरह भी काम करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो चलिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में। ये एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन एसिडिक मीडियम का है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट देख रहे हैं। देखिए Fe2+ है, इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करा रहे हैं, तो यहाँ Fe3+ में बदल जा रहा है। ये Fe2+ Fe3+ में बदल जा रहा है, मतलब Fe2+ का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब H2O2 कैसे काम किया, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें कि हम इससे हमारा ये क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। यहाँ मैग्नीज पे +7 चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है, इसका मतलब मैग्नीज का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब यहाँ H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। और ये मीडियम क्या था हमारा, एसिडिक मीडियम। तो हम दोनों एग्जाम्पल देख लिए एसिडिक मीडियम में, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखते हैं। अब देखिए बेसिक मीडियम में बात कर रहे हैं, तो जब हम आयरन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट किए तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कि ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ मीडियम में, वो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ से I2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और माइनस में चला गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टोरेज हम H2O2 का कहाँ कराते हैं। तो देखिए H2O2 जो है वो डिकम्पोज कर जाता है जब वो लाइट में आता है, तो इसीलिए हम इसको रखते हैं किस में, वॉक्स्ड लाइन ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हम H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहाँ स्टोरेज कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क, क्योंकि ये लाइट के में एक्सपोज कर जाता है। ठीक है,